क्योंकि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्ण जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काइफा हाल अनतमा अंतुम बिखैरी। अना अबगन जिलेबी माइकल सीजायुकी सांता माथिनुम अना यूट्यूब चैनल। तो आज आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो डिस्क्लेमर से समझ गए होंगे। लेकिन डिस्क्लेमर में पूरी बातें नहीं बताई थी। आज मैं बात करूंगी आज मैं आलमस जेकब को रोस्ट करूंगी और फिर से रोस्ट करूंगी, लेकिन इस बार मैं रोस्ट करूंगी आलमस जेकब जो प्रोजेक्ट ब्लू बीम और एंटी क्राइस्ट के बारे में जो बात कर रहे थे, उसके बारे में मैं आपको पहले से पूरी तरह से समझाऊंगी कि आलमस जेकब कहाँ गलत है। तो आप अपनी डिस्क्लेमर में आपको ये बता चुकी हूँ कि आपको हेडफोन पहनना होगा, नहीं तो उड़ती हुई चप्पल आपके मुंह में आ सकता है। ओके, शुरू करते हैं। आलमस जेकब यहाँ पे कहाँ गलत है। तो आलमस जेकब, आप प्रोजेक्ट ब्लू बीम के बारे में क्या बताना चाहते हैं? जरा फिर से बताओ जरा। वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट प्रोजेक्ट ब्लू बीम। सर्गे मोनास्ट एक फ्रेंच जर्नलिस्ट थे जो कनाडा में रहते थे और अपनी ज्यादातर रिसर्च फ्रेंच लैंग्वेज में ही लिखते थे। इनकी लिखी हुई मेसोनिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आज भी फ्रेंच लैंग्वेज समझने वालों में काफी मशहूर हैं। लेकिन प्रोजेक्ट ब्लू बीम पर लिखी इनकी रिसर्च पूरी दुनिया में मशहूर है और लोग आज भी इन्हें प्रोजेक्ट ब्लू बीम की वजह से जानते हैं। 1970 से 1980 तक मोनास्ट सोशल क्रेडिट पार्टी ऑफ कनाडा के एक्टिव मेंबर थे और उस वक्त मोनास्ट एक जर्नलिस्ट, एक शायर और ऐसे लिखने वाले की हैसियत से पार्टी में काम किया करते थे। 1990 की दहाई में मोनास्ट ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर लिखना शुरू किया कि कैसे इन सीक्रेट सोसाइटीज का प्लान है कि वो हमें अपना गुलाम बनाए और दुनिया में मुखालिफ मसीह की बादशाहत को लाया जाए। इन्होंने इंटरनेशनल फ्री प्रेस एजेंसी के नाम से अपनी प्रेस एजेंसी भी बनाई, जिसके प्लेटफॉर्म से मोनास्ट अपनी रिसर्च लिखा करते थे। सर्गे मोनास्ट को शोहरत तब मिली जब रिचर्ड ग्लेन ने इन्हें अपने टीवी शो एसोटेरिज्म एक्सपेरिमेंटल में बुलाया और इनका इंटरव्यू किया। 1990 से 1996 तक यानी कि 1996 तक ग्लेन ने इन्हें बार बार बुलाया और मोनास्ट ने हमेशा अवाम को वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के खतरों के बारे में खबरदार किया। 1994 यानी कि 1994 में मोनास्ट ने अपनी रिसर्च पब्लिश की जिसका नाम इन्होंने प्रोजेक्ट ब्लू बीम रखा था, जिसमें इन्होंने बताया था कि कैसे यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन ना
नासा को फंड कर रही हैं ताकि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जिससे यीशु मसीह की दूसरी आमद का धोखा दिया जा सके और दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया जा सके। 1996 में मुनास्ट ने शिकायत की कि पुलिस इन्हें धमका रही है और हुकूमती लोग इनके पीछे पड़े हैं कि मुनास्ट किसी ऐसे नेटवर्क के साथ मिला हुआ है जो ममनुआ यानी प्रोहिबिटेड इंफॉर्मेशन इसे देते हैं। इसी वजह से मुनास्ट ने अपने 2 बच्चों को घर पर ही तालीम दी, मगर हुकूमत ने मुनास्ट से उनके बच्चे छीन लिए और उन्हें पब्लिक एजुकेशन स्कूल में डाल दिया। ऐसे तब हुआ जब 1996 में पुलिस ने मुनास्ट को गिरफ्तार किया और एक रात जेल में गुजारने के बाद अगले दिन मुनास्ट की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मुनास्ट को दिल का दौरा आया था जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई, मगर मुनास्ट को फॉलो करने वालों का कहना था कि उनकी मौत सस्पिशियस है, उन्हें जरूर साइकोट्रोनिक हथियार से मारा गया है। इसी सिचुएशन को देखते हुए 1997 यानी मुनास्ट की डेथ से अगले ही साल हॉलीवुड ने एक फिल्म कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के नाम से रिलीज की, जिसमें सर्गे मुनास्ट का किरदार हॉलीवुड सुपरस्टार मेल गिब्सन ने अदा किया था, जिसमें मेल गिब्सन का नाम जेरी फ्लेचर रखा गया था। ये सब कुछ बताने का मकसद ये था कि जो बातें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बातें हम तक जिस शख्स ने पहुंचाई हैं उसने अपनी जान देकर ये इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाई है। इसलिए बिला वजह कमेंट्स में फजूल बातें लिखने के बजाय जरा गौर से सुने। 2011 में दुनिया के हर हिस्से में कुछ भयानक आवाजें सुनाई दी थी। ये आवाजें ऐसी थी जैसे कोई बहुत भारी चीजें इधर से उधर खिसका रहा हो। इन आवाजों को सुनने के बाद कई टीवी मीडिया न्यूज चैनल्स ने इन पर रिपोर्टिंग भी की, मगर साइंसदानों के पास इसका कोई जवाब ना था कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। 2011 से 2013 तक ऑन एंड ऑफ ये आवाजें दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में सुनाई देती रही। फिर 2013 से 2000 और लोगों के खौफ में पहले से और ज्यादा इजाफा हो गया कि आखिर ये आवाजें कहां से आ रही हैं। बहुत रिसर्च करने के बावजूद साइंसदानों के पास आज तक इस बात का कोई जवाब नहीं है कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। मुनास्ट के मुताबिक नासा ने खला में ऐसी सैटेलाइट्स भेज रखी हैं जो 1990 से होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, ताकि वो आसमान में एक कंप्यूटर एनिमेशन को ऐसे चलाएं कि देखने वालों को लगे कि उन्होंने यीशु मसीह को आते हुए आसमान पर अपनी आंखों से देख लिया है, ताकि वो ये झूठी फिल्म देखकर समझें कि यीशु मसीह आ गए हैं और वो मुखालिफे मसीह को यीशु मसीह समझकर उसे एक्सेप्ट कर लें। और जो जलाल यीशु मसीह की दूसरी आमद पर होगा वो मुखालिफे मसीह को पहले ही दे दिया जाए और जमीन पर इनके आका लूसीफर की बादशाहत हो। 2016 में मैंने प्रोजेक्ट ब्लू बीम पर वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको सबूत के साथ बताया था कि ये आवाजें सैटेलाइट्स के जरिए सुनाई जा रही हैं, ताकि लोगों का रिएक्शन देखा जाए कि इन आवाजों को सुनकर वो क्या सोचते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट इन आवाजों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसका नाम मेगा वाटर फोन है, जिससे ये आवाजें रिकॉर्ड की गई हैं। ये इंस्ट्रूमेंट हॉरर मूवीज में बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए बजाए जाते हैं। और ये मैं वीडियो आपको दिखाने लगा हूँ और असल में ये साउंड्स रिकॉर्ड किए गए हैं और यही साउंड्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं थ्रू सैटेलाइट, और सैटेलाइट के थ्रू ये आसमान पर ये साउंड भेजे जाते हैं और सैटेलाइट के थ्रू ये ज़मीन पर वापस भेजे जाते हैं और इस तरह से ये काम किया जा रहा है। 2012 में स्नूप डॉग और डॉक्टर ड्रे ने अपने म्यूजिकल कॉन्सर्ट में टूपाक का होलोग्राम दिखाया था, जिसे देखकर लोगों को लगा कि टूपाक जिंदा हो गया है। वो इमेज इतना रियल था कि ये यकीन करना मुश्किल था कि ये सच है या नहीं, क्योंकि टूपाक तो 1996 में ही मर चुका था। इसके अलावा दुबई के एक मॉल में 7D होलोग्राम नामी टेक्नोलॉजी को दिखाया जाता है, जिसमें तस्वीर के साथ साथ आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिस पर यकीन करना नामुमकिन है कि ये सिर्फ आंखों का धोखा है। मैं ये वीडियो आपको कॉपीराइट इशू की वजह से नहीं दिखा सकता। आप YouTube पर 7D होलोग्राम सर्च करें, आपके सामने कई वीडियोस आ जाएंगी। 20 अक्टूबर 2015 को CNN ने ये आर्टिकल छापा जिसमें इन्होंने बताया था कि चाइना में लोगों ने आसमान में पूरा शहर उड़ते हुए देखा। क्या ये सच था या झूठ? और आर्टिकल के आखिर में लिखने वाले ने लिखा कि ये फेक ही होगा, नहीं तो ये पक्का नासा का होलोग्राम ऑफ हेवन है।
अगर आप नोट करें तो CNN ने इसे कैसे झूठा साबित करने की कोशिश की ताकि नासा का ये प्रोजेक्ट वक्त से पहले ही एक्सपोज ना हो जाए, जबकि चाइना की अपनी न्यूज एजेंसीज ने इस खबर को छापा और कहा कि हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि ये कैसे दिखाई दिया। 2016 में किसी शख्स ने ये वीडियो दोपहर के 12 बजे रिकॉर्ड की और उसका कहना था कि वो ये काम होते हुए पिछले 1 घंटे से देख रहा था, जिसने उसे ये वीडियो रिकॉर्ड करने पर मजबूर किया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सूरज एक तरफ है और ये इतना बड़ा लाइट का बीम अपने आप कैसे बादलों के ऊपर इधर से उधर मूव कर रहा है। अमेरिका के 40वें सदर रोनाल्ड रीगन ने 1988 में यूएन में स्पीच की थी, जिसमें इनका कहना था कि हमें इस दुनिया के बाहर से कोई एलियन खतरे की जरूरत है, फिर देखना कैसे हमारे आपस के इख्तलाफात दूर होते हैं। प्रोजेक्ट ब्लू बीम पर हिस्ट्री चैनल ने भी CIA के प्रोजेक्ट ब्लू बुक पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर चलाई है, जो YouTube पर आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। उसमें भी इन्होंने दिखाया है कि CIA एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स के साथ राब्ता करना चाहती थी और इस प्रोजेक्ट के मुताबिक CIA ने जो एलियंस पकड़े थे उनसे इन्होंने इंटेरोगेशन के दौरान जाना कि एलियंस की जुबान हमारी जुबान से मुख्तलिफ है, मगर एलियंस अपने दिमाग के जरिए हमारे दिमाग में अपनी थॉट्स भेज सकते हैं और इसी तरह वो इंसानों से बात करते हैं। तो दोस्तों, CIA और अमेरिका की गवर्नमेंट और ये दुनिया के एलीट्स जिन्हें एलियन या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कहते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि वही गिराए हुए फरिश्ते हैं जो कई रूप लेकर हमारे सामने आते रहते हैं और वो जानते हैं कि यीशु मसीह ने वापस आना है। इसीलिए CIA हॉलीवुड के जरिए लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करता रहता है कि इस दुनिया के अलावा और भी कई दुनियाएं हैं जहां ये एलियंस रहते हैं और ये अपनी ज्यादातर मूवीज में यही दिखाते हैं कि एलियंस ने हमला कर दिया है और अब हमें उनसे लड़ने की जरूरत है, नहीं तो वो हमें अपना गुलाम बना लेंगे या हमें खा जाएंगे। तो ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ही एलियन इन्वेजन होने वाली है और वो है यीशु मसीह की दूसरी आमद, जिसमें यीशु मसीह अपने फरिश्तों के साथ बादलों पर आएंगे और जो भी उनका मुकाबला करेगा वो मारा जाएगा, क्योंकि वो अपने पूरे जाहो जलाल में आएगा और ये दुनिया की हुकूमतें उसी की दूसरी आमद को एलियन इन्वेजन बताकर हमारी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि हमें उससे लड़ने की जरूरत है। मगर क्योंकि ये जानते हैं कि यीशु मसीह के आने पर लोग उसे पहचान जाएंगे और अपने घुटने उसके आगे झुका देंगे, इसलिए इन्हें यीशु मसीह के आने से पहले एक फॉल्स फ्लैग इवेंट करवाना है जिसमें लोगों को लगे कि यीशु मसीह आ चुके हैं और लोग हकीकी यीशु मसीह के सामने घुटने झुकाने के बजाय नकली मसीहा के सामने अपने घुटने झुका दें और जब वो हकीकत में आए तो लोग उसका मुकाबला करें। और ऐसा तभी मुमकिन होगा जब लोग इस बात से बेखबर होंगे कि इससे पहले कि यीशु मसीह आए, मुखालिफे मसीह ने आना है जिसे जमीन पर 7 साल दिए गए हैं और जब ये बातें पूरी हो जाएंगी तब सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी और यीशु मसीह अपने पूरे जाहो जलाल के साथ वापस आ जाएंगे। यही वजह है कि आजकल खुदा का कलाम सिखाने वाले कम और आपको एंटरटेन करने वाले ज्यादा हैं, जो आपको इन प्रोफेसीज के बारे में बताना नहीं चाहते ताकि आपको आसानी से गुमराह किया जा सके। इसलिए मैं कहता हूं कि प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर की झूठी तालीम भी इसमें शामिल है, ताकि आप यही सोचते रहो कि यीशु मसीह एंटी क्राइस्ट के आने से पहले ही आपको ले जाएंगे, जबकि ये झूठ है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जब वो ये सब कुछ हरे भरे दरख्त के साथ करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। यीशु मसीह हरा भरा दरख्त है और हम सूखे, तो जब उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ देंगे। इसलिए अपने बच्चों को शहीद होने की तालीम दो, उनको बताओ कि शहादत का क्या मुकाम है, क्योंकि यीशु मसीह की दूसरी आमद कोई सीक्रेट आमद नहीं है, बल्कि अब जब वो आएगा तो हर एक आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही यहोवा है। मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम क्या है और हमें इससे कैसे बचना है। हमें खुदा के कलाम पर, उसकी पेशगोइयों पर गौर करना होगा कि आया वो पूरी हो गई हैं या अभी उनमें कुछ होनी बाकी हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वो कोठरियों में है, वो बियाबान में है, तो यकीन ना करना, क्योंकि बहुतेरे झूठे नबी उठ खड़े होंगे और जैसे बिजली कुंद कर मशरिक से मगरिब तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा।
इसलिए अजीजों, गुमराह मत हो जाना। अब इस वीडियो को शेयर करो ताकि हम दूसरों को भी गुमराह होने से बचा सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे अल्मास जैकब के पॉइंट में बात कर रही हूँ। तो अल्मास जैकब की एक ब्लू बीम टॉपिक पे बात करने पे मैंने 22 टॉपिक पॉइंट निकाली हैं। वीडियो शुरुआत होते ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात की है जो है, और जिसमें कहा गया है कि हमें वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए ताकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए वन वर्ल्ड गवर्नमेंट ना आए। तो मैं आपको बता दूं कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या है। तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है, दुनिया में एक ही गवर्नमेंट होंगे जो पूरी दुनिया को एक ही मुल्क माना जाएगा और दुनिया की हर इंसान की इच्छा पूरी की जाए। तो हर इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाए ताकि सब खुशी से रह सकें। ओके, आई विल कॉल इट बैक। मैं थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों के साथ बिजी थी। ओके, वह यहाँ पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है एक शासन चलेगा जो एक नए तरीके हैं। पुराने तरीके जो है राजा का बेटा राजा बनता था और राजा का अगर राजा का कोई औलाद ना हो या फिर औलाद राजा बनने के लायक ना हो तभी दूसरों को राजा बनने का मौका दिया जाता था। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद सारे धर्म के लोग एक ही छत पे रह सकते हैं और एक क्रिश्चियन कंट्री में है यहूदी भी राजा बन सकते हैं। तो है अपने टैलेंट के दम पे, यहाँ पे रिलीजन के इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ओके, दूसरी नंबर पॉइंट में बात की जाए तो होलोग्राफिक जीसस क्राइस्ट ऑन प्रोजेक्ट ब्लू बीम बाय नासा। तो यहाँ पे उनका कहना है कि नासा जीसस क्राइस्ट की जो नासा अपनी सैटेलाइट के जरिए प्रोजेक्ट ब्लू बीम दिखा रहा है जाके जीसस क्राइस्ट की होलोग्राफिक प्रोजेक्ट हमें आपको दिखा सके। तो ये मुझे अजीब लगे कि होलोग्राफिक में कैसे होगा, क्योंकि आसमान में जो बादल हैं उनको छेद करके कभी उनको भटक करके रोशनी कभी कभी आई नहीं। अगर आती होती तो दिन में दोपहर में जब मेघ बादल आए हुए होते हैं तो तभी बादल के बीच हमें सूरज को देखने को मिली होती। लेकिन अगर बादल पूरी तरह से आसमान पूरी तरह से ढके हुए हो तो हम सूरज ठीक से नहीं देख पाते हैं और धूप हमारी सूरज की किरण हम पे डायरेक्टली नहीं पड़ती ही। तीसरी पॉइंट है आस्ते मोनास अपनी बच्चे को सर्जी मोनास अपनी बच्चे को घर में शिक्षा देने की कोशिश की। तो अगर आप घर में, साइकोलॉजी में ये कहता है कि अगर आप घर में बंद रहेंगे तो आपको ऐसे कई सारे विचार आपके अंदर आएगी जो पूरी तरह से झूठा भी हो सकता है।
लेकिन अगर बाहर घूमकर दूसरों से मिलोगे तभी करीब सच, या फिर आप सैटेलाइट के बारे में देखोगे तो तभी करीब आप सच्चे दुनिया के बारे में काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो पब्लिक नॉलेज जो है वो बच्चों के लिए, पब्लिक एजुकेशन जो है वो बच्चों के लिए सेफ है, क्योंकि बच्चे अच्छी एजुकेशन मिल सकती है और अच्छे और बुरे का फ़र्क कर सकते हैं। है लेकिन साजे मोनास अपने बच्चे को हमेशा घर में कैद करने की कोशिश की थी ताकि बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर सके। ओके, अब मैं बात करूँगी सार्जे मोनास आज के बारे में। सार्जे मोनास को मौत की यूएस कनाडा शेरिफ ने गिरफ्तार कर ली है और उनको सजाए मौत करीब दे दी है। तो सार्जे मोनास के बारे में आलमास जैकब जो कहते आए हैं उनकी हिसाब से बात करें तो सार्जे मोनास गुनाह की है, और ऐसे गुनाह जो आतंकवाद के बराबर। और वो गुनाह क्या है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ब्लूप्रिंट या गवर्नमेंटल सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के खिलाफ आवाज उठाना। हो सकता है कि गवर्नमेंटल सीक्रेट के एक्सपेरिमेंट पब्लिक की अच्छाई के लिए हो, और यूएस और कनाडियन गवर्नमेंट का जो सीक्रेट एक्सपेरिमेंट वो तो पब्लिक की अच्छाई के लिए हो रहा है, ताकि पब्लिक अच्छे से अपना जिंदगी बिता सके। तो कुछ लोग कहते हैं कि मौत की सजा देने के लिए साइकोट्रॉनिक वेपन इस्तेमाल किया गया है। दिमाग से आतंकवादी हमला करोगे तो साइकोट्रॉनिक वेपन से मार दिया ही तो जाएगा, है ना? हाँ, तो दुनिया में अभी दो तरह की आतंकवाद है। एक है मसल टेररिज्म और एक है इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। मसल टेररिज्म के जो निशानी है वो ISIS, अल-कायदा और हाल ही में बांग्लादेश ने जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और हलकतुल जिहाद नाम के आतंकवादी ग्रुप से भी लड़े थे। लेकिन सार्जे मोनास जो क्राइम की है उसको मैं इंटेलेक्चुअल टेररिज्म कहती हूँ, क्योंकि अपने दिमाग के जरिए आम लोगों को ये समझाने की हुकूमत की जो अच्छी कारनामे के खिलाफ खड़े होना, ये आतंकवाद है। तो है और आतंकवाद की जो तरीका है वो एक तरीका ये है कि अपनी अच्छी हुकूमत को किसी और बुरे कामों के लिए निंदा की जाए जो काम इन्होंने किया ही ना हो, या फिर किया है कि नहीं इसके बारे में पुख्ता सबूत ना हो। ओके, सन 2000 आलमास जैकब को कहना है सन 2011 में एक नेचुरल एक भवंडर आया और आसमान में आवाज उठी है जैसे भूकंप हो या फिर कोई बड़ी तबाही हो। तो ये भी हो सकते हैं कि उस वक्त नेचुरल कॉलिंग था।
ओके, मैं आपको उसी तरफ ले जाने की कोशिश करूंगी। अगर आप को अच्छी लगी तो लाइक करना देना। ओके, वेल, अभी तो हम इसके लिए भी काफी रोते हुए आए हैं प्रभु। आप एस्ट्रोनॉट इम्पैक्ट की बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ एस्ट्रोनॉट इम्पैक्ट। आपको यकीन करना या ना करना ये तो आपकी मर्जी है। मैं फोटो क्लिप आपको दिखा दूंगी। ओके, ये तो एस्ट्रॉयड की बात आई है। ओके, कोई बात नहीं। मेरे पास और है कि नहीं, या फिर एस्ट्रोटोरो से काम चला लूंगी। एस्ट्रॉयड की क्लिप की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे पास ऑलरेडी यूएसए सन 2016 की नेचुरल डिजास्टर है। ओके, पॉइंट नंबर 6, सन 2011 से सन 2015 तक काफ़ी आवाज़ें सुनी हैं जो आसमान से आई है, लेकिन उसका कोई आवाज़ नहीं आई। लेकिन सन 2016 में आसमान में आवाज़ आई है और ऐसे तबाही हो रही है जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो। ओके, अब मैं आपको ये भी स्टार्ट की है। ओह, मैंने तो बस एस्ट्रोनॉट की क्लिप ही क्लिक की है। ओके, ओह, ओके, तो मैं जो यहाँ पे जो क्लिप दिखाऊंगी उस पर पॉज करके आप URL ध्यान से देखना। तो नहीं तो मैं लिंक में शेयर भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो सन 2016 में न्यूयॉर्क ड्रॉट हुआ है। सन 2016 में मेरियट फ्लोरा और आउट है, और उस साउदर्न में यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड फायर्स है जो दाबानल जो है। सन 2016 में वेस्ट बेगिन फ्लड हो रहा है। टॉर्नेडो टॉर्नेडो मई महीने की 7 से 10 तारीख तक टॉर्नेडो दिखाई दे रही है। एंडरसन ग्लीफ उस पर कई सारे तबाही अमेरिका में हो रही है। आपको अगर वक्त मिले तो बारी बारी से क्लिक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगी। अगर मैं रूम में शेयर की तो शायद डिस्क्रिप्शन ना मिले। ओके, पॉइंट नंबर 7, वहाँ पे जो वीडियो क्लिप दिखाई गई थी जो मैंने हटाई है,
वहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट के जरिए आसमान से तबाही आ रही है, जबकि उस वीडियो में क्लियरली दिखाई दे रही है कि बादल की जंगली आवाज़ें सुनाई दे रही है और बाजू में वॉकी टॉकी चल रही है। तो इसी को ब्लूप्रिंट के नाम से पुकारने लगे हैं। हाँ थे यार। ओके, पॉइंट नंबर 8, apocalyptic sky bring several natural disaster। तो हाँ, और नॉट परहैप्स। तो हम जो बादल में देखते हैं तो हमेशा कभी कभी हमें ऐसे आसमान देखने को मिलती है जो एपोकैलिप्टिक है, यानी कि आज बारिश होगी या फिर आज तूफान आएगा। हाँ, या फिर ऐसी बारिश होगी जो तुरंत बाढ़ लेने के लिए काफ़ी है। तो अगर है, लेकिन आल्मास जैकब जो अपनी वीडियो में जो फुटेज दिखा रहा था, तो वहाँ पे एपोकैलिप्टिक स्काई का जिक्र भी हुआ था, लेकिन वहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहूदी के जो सींगे हैं वो फूकने की आवाज़ आई है। तो आसमान से अगर रोशनी आती है तो यहाँ पे आवाज़ आने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये लोग आवाज़ आने की दावा भी कर लेते हैं, जो कि ज़रा सा झूठा है। इसका विरोध हमें करना तो बनता ही है। ओके, अगला पॉइंट है नासा माइक्रोस्कोप होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी, जून 25 सन 2015। उस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। तो वहाँ पे तो होलोग्राफिक इमेज कैमरा में फिट मोबाइल पे फिट की जा रही है, ताकि हम होलोग्राफिक्स के जरिए टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन देख पाए। हाँ, और नासा की तरफ से, नासा की सैटेलाइट में हो रही थी, और उसको स्पॉन्सर करने वाला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जिसके जो लॉन्ग टाइम के सीईओ था वो था बिल गेट्स, जो कि एक बहुत ही शरीफ आदमी है, और इनकी शराफत की दुनिया के भर में मिसाइल दी जाती है। ओके, पॉइंट नंबर 10, holographic Jesus Christ. 6 billion of population of the world is not interested while Jesus Christ come back from sky. तो चले मान के चले कि ब्लू सैटेलाइट के जरिए जो प्रोजेक्ट ब्लू बीम हो रही है, तो वहाँ पे एक होलोग्राफिक इमेज दिखाई देगी जो आसमान से जीसस होलोग्राफिक यीशु मसीह को देखा जाएगी। तो ओके, इस पॉइंट में थोड़ी देर बाद बात करूंगी। अभी मैं पॉज रखती हूँ, आजान हो रही है। यहाँ पे लाइव स्ट्रीम चल रही है। ओके,
तो यहाँ पर होलोग्राफिक जीसस क्राइस्ट जो है वो धरती पे आने वाले हैं। तो इसके बारे में अल्मास जैकब का कहना है कि दुनिया में यीशु मसीह आएगा और आकर एंटीक्राइस्ट को की काम तमाम कर देगा। इसलिए शैतान की पुजारी चाहते हैं कि होलोग्राफिक जीसस क्राइस्ट की तस्वीर हो, ताकि दुनिया को 8 बिलियन लोगों को लगे कि जीसस क्राइस्ट सचमुच धरती में वापस आ चुके हैं और हमें उसके सामने सर झुकाना चाहिए। पॉइंट नंबर 11 में भी अल्मास जैकब का यह कहना है कि जो होलोग्राफिक जीसस क्राइस्ट है वो भी आसमान से आएंगे, जो ताकि हम एंटी क्राइस्ट की तरफ सिजदा कर सके। लेकिन होलोग्राफिक जीसस क्राइस्ट के बारे में रेवल्यूशन 13 में कोई जिक्र ही नहीं है। चलिए रेवल्यूशन इन दोनों पॉइंट के बारे में मैं बता दूं कि होलोग्राफिक जीसस क्राइस्ट के बारे में बाइबल में कोई जिक्र ही नहीं है। मुकाशफा बाइबल की सूरा नंबर 13 जो मुझे याद है उसका थोड़ी बातें मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे एक जानवर आएगा जो समुंदर से आएगा। तो समुंदर यानी कि जो ओकेन होते हैं ना, हाँ, अटलांटिक ओकेन, पैसिफिक ओकेन होते ना, उसी में आए हो, हाँ, या फिर अरब सी और बे ऑफ बंगाल, उसी तरह समझा जाए। तो इंडियन ओकेन भी है। तो उन जानवर एंटी क्राइस्ट की तरह माना जाएगा जिनका 7 सर है, 10 सींगे हैं, और वो जो है वो चीते की तरह आएगा, दिखने में चीते जैसी होंगी। उनके जो पैर जो है वो भालू जैसी होंगी, और उनका जो सर है वो शेर जैसे होंगे हैं। लेकिन होलोग्राफिक जीसस क्राइस्ट जो है उनका तो सर एक ही तो है, उनका सर 7 नहीं। और यहाँ पे जो एंटी क्राइस्ट आएगा उसको जानवर की तरह पेश किया जाता है, वो 7 सर वाले होंगे। एक सर शैतान को दर्शाते होंगे शायद। लेकिन होलोग्राफिक जो है जीसस क्राइस्ट है उनके साथ बिल्कुल मैच नहीं करते, क्योंकि होलोग्राफिक जीसस क्राइस्ट जो है वो आसमान से आएंगे और एंटी क्राइस्ट जो है वो समुंदर से आएगा। तो इसलिए एंटी क्राइस्ट के बारे में भूल जाना चाहिए। और दूसरी बात है होलोग्राफिक जीसस क्राइस्ट के बारे में। तो सुन मेरे बात, जीसस क्राइस्ट धरती पे कब आए या फिर ना आए, वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे, तो इसके बारे में 6 अरब की जो आबादी है उनको इंटरेस्ट नहीं है। ये 6 अरब की जो आबादी है वो आबादी है जो ईसाई ही नहीं है। 6 अरब की आबादी को छोड़ो, ऐसे कई सारे क्रिश्चियन कंट्रीज होंगे, यानी कि ईसाई मुल्क,
जो प्रेइंग करने के लिए जीसस क्राइस्ट को चुनते हैं, जीसस क्राइस्ट पे अपने सही सलामत के लिए प्रे करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो ये मानते हैं कि महाजाब रिलीजन है जो है वो मेरी जो दरखास्त है वो यीशु मसीह के सामने कैसे पेश होगी वो मायने रखता है, और बाकी काम साइंस और टैलेंट ही करते हैं। और साइंस और टैलेंट किसी धर्म की मोहताज तो है नहीं, और खुदा तो किसी हमारे धर्म के मोहताज तो है नहीं। सारे धर्म के लोगों को लोगों का सृष्टि किया। यहूदी को भी प्यार करता है, ईसाइयों को भी प्यार करता है। तो टैलेंट के हिसाब से बात की जाए तो यहूदी और नास्तिक से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए नास्तिक और यहूदी लोग जो है वो ज़्यादा अक्लमंद बनते जा रहे हैं। तो यीशु मसीह कब आए, धरती पे वापस आए या फिर ना आए, इससे कई ईसाई मुल्क की कोई मतलब नहीं, उनके पास अपनी तरक्की का मतलब है। इसीलिए उन ईसाई मुल्क तेजी से तरक्की कर रहे हैं। अब दुनिया की सबसे बड़ा इकोनॉमी जो है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है, और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है इंग्लैंड और जर्मनी, दोनों भी ईसाई है। और कैपिटल इनकम के जरिए हैसियत से यूरोप के महान देश फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे जो है वो भी अमीर है। और दूसरी तरफ इराक, और दूसरी तरफ ईसाई कुछ ऐसे ईसाई मुल्क हैं जो हमेशा नमाज पढ़ते रहते हैं, और वो लोग तो तरक्की है, यीशु मसीह का वापस आए ना आए उसी के बारे में हमेशा नज़र है, इसलिए वो कभी तरक्की नहीं कर पाए। और उन ईसाई मुल्क हैं तांजानिया, नामीबिया, केनिया और जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की इकोनॉमी के बारे में एक स्टोरी है, एक फोक है, और वो ये है कि जिम्बाब्वे की कोई नेशनल करेंसी नहीं है। वहाँ इंग्लैंड की ब्रिटिश पाउंड चल सकता है, अमेरिका की वहाँ बांग्लादेश की टाका में आप किसी चीज़ खरीद कर सकते हैं, भारत की रुपये से भी खरीद कर सकते हैं, पाकिस्तान के रुपये से भी खरीद कर सकते हैं। और वहाँ अमेरिका के यूएस डॉलर और ब्रिटिश बॉन्ड बहुत तेज़ी से चलेगी नहीं, दौड़ेगी ही। तो हमें क्या करना है, यीशु मसीह कब धरती पे वापस आए या फिर ना आए, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान ना रखकर हमें अपनी तरक्की के लिए ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 12, आल्मस जैकब का कहना है कि सैटेलाइट से जो बीम जो होलोग्राफिक आएंगी वहाँ पे तेजी से आवाज़ होगी जो रोशनी से भी ज़्यादा रफ्तार है। लेकिन यहाँ पे आवाज़ की जो रफ्तार है उसको आप आल्मस जैकब को नहीं पाता। तो वो मैं आपको बता दूंगी।
यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए, मैंने आपसे वादा की थी कि मैं यहाँ पे फुटेज इमेज क्लिप दिखा आऊंगी, तो लो मैं दिखा दूंगी। ओके, ये तो थी उन एक की बात। 15 मिनट का बना तकलीफ कराई मैंने। ओके, कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे होलोग्राम। ओके, आप पॉइंट बात करूंगी 13 पॉइंट नंबर 13 ही। आलमा शेखोव का कहता है कि 2003-4 साल में टूपैक नाम की एक शख्स को देखा जा रहा है। तो वहाँ पे हकीकत ये सच नहीं है, जबकि सन 1990 में ही टूपैक वफात पा ली है। तो फिर टूपैक 21 सदियों में के कंसर्ट में कैसे आए? क्योंकि वो उसका होलोग्राम किया गया था, और ऐसा होलोग्राम है कि जो हकीकत में तब्दील कर सकता है। ओके, टूपैक जो है वो तो इससे मैं एक महान इंसान से रिलेटेड करना चाहूंगी, माइकल जैक्सन। सन 2012 में माइकल जैक्सन की एक कॉन्सर्ट आई है, जहां माइकल जैक्सन स्लिप टू द रिदम गा रहे थे। लेकिन माइकल जैक्सन सन 2009 में वफात पा ली है। तो फिर सन 2012 में कैसे आए? क्योंकि उस वक्त कॉन्सर्ट में कुछ काम बाकी था, और वो जल्दी से नहीं कर पाए थे। इसीलिए एक सुनसान कमरे में कॉन्सर्ट में, जहाँ पे कोई नहीं है, वह प्रैक्टिसिंग चल रही हो, तो वहाँ पे कंसर्न की जो वीडियो है वो शूट की है, ऐसे एंगल से शूट किए जहाँ सिर्फ वो उनकी टीम को दिखा जा सकता है। और उसके बाद सन 2012 में उसी वीडियो को होलोग्राफिक के जरिए दिखाया गया है। तो होलोग्राम में कुछ भी अच्छा चलता है। तो माइकल जैक्सन को जो खोने का जो गम है, वो थोड़ी देर के लिए पूरी हो जाए, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। ओके, मैं आती हूँ पॉइंट नंबर 14 पे। साउंड क्लाउड और जो है आसमान के जो बादल हैं, वो कभी कभी असली चीज की तरह शेप ले सकते हैं। 2 साल पहले मैं एक जर्नी पे गई थी, नेवी जर्नी में। यह मतलब है शिप, नेवी जो नदियाँ में जो जहाज होते हैं उस पे चढ़ के गई थी।
तो वहाँ जब एक बार आसमान में देख रही थी तो अचानक मुझे यीशु मसीह नजर आए थे। तो बाद में पता चला कि वो एक्चुअली आसमान का बादल था जो यीशु मसीह की तरह रूप ले सकता था। हाँ, और यहाँ पे आसमान में गाड़ियाँ चल रही हो तो टिकिया आसमान में गाड़ियाँ चल रही हो और आसमान में जो इंसान चल रहे हो या फिर आसमान में जो घोड़े दौड़ते हो, वो दरअसल आसमान की बादल जो है, आसमानी बादल जो है उनकी एक शेप है। क्योंकि आसमानी बादल जो है वो कोई सॉलिड चीज सब्जेक्ट तो है नहीं जो जिनकी शेप फिक्स्ड है। इसके जरिए एक कई सारे वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग भी मिल जाता है, जहाँ पे यीशु मसीह, जहाँ पे एक तरफ हम क्रॉस को देख सकते हैं, ईसाई लोग ने, जैसे मैंने भी देखी थी, और दूसरी तरफ से कुछ मुसलमान ने भी फोटो एडिटिंग के जरिए आसमान में अल्लाह नाम लिखा था। और हमें सवाल की है कि आसमान में अल्लाह नाम लिखा है कहाँ से? अरे तो आसमान के बादल है, कुछ भी शेप ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे आल्मास जैकब एक बात सामने रखी थी, वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो CNN की न्यूज़ पे यह दिखाया गया है कि चाइना के जो आसमानी बादल में एक शहर देखा जाता है। हो सकता है कि ये नकली हो या फिर नासा के द्वारा बनाई गई है यह जन्नती शहर है। जन्नत दरअसल कैसे होता है, जहन्नम दरअसल कैसे होता है, उसे वो हम कैसे पता कर सकते हैं? क्योंकि वहां तक जाने के लिए हमें 7 जन्नती आसमान पार करनी पड़ेगी, और एक जन्नती आसमान जो है धरती के जो स्पेस है वो इतना बड़ा है कि एक गैलेक्सी की, हमारा गैलेक्सी के हम लोग जो है धरती के इंसान, वो अगर हमारी नजदीकी गैलरी की धरती के इंसानों के धरती तक पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं, वो भी रोशनी की रफ्तार में, तो भी 100 तो भी करीब 500 साल लगेगा। या 500 साल में सारे मुल्क ही बदल जाते हैं। 400 साल पहले यूनाइटेड स्टेट नहीं था। 400 साल पहले यूनाइटेड स्टेट का नाम निशाना तक नहीं था, और आज देखो यूनाइटेड स्टेट दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। साउथ
साल पहले मुगल सल्तनत की जिक्र हुई थी साउथ एशिया में, और आज भारत की जिक्र होते हैं, हिंदुस्तान की जिक्र होते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 16, अल्मास जैकब का जो कहना है वो ये है कि रोशनी की जो बीम है वो आसमानी बादल में अटक कर वहां से आसपास दिखाई देती है। अगर हम सैटेलाइट से भी देखना चाहते हैं तो वो भी आसमानी बादल से कहीं ज्यादा ऊंचा होगा। तो फिर जिस तरह से देखा अल्मास जैकब लाइट बीम इन क्लाउड मिडिल ऑफ द स्काई क्लाउड दिखाने की कोशिश करता है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें बादल के अंदर जाना पड़ेगा। डायरेक्ट आसमान से अब जमीन पर पड़ेंगे तो भी हमें नहीं देखेंगे, रोशनी हमें ठीक से नहीं मिलते, सूरज की रोशनी हमें ठीक से नहीं मिलते। रात में चांद की रोशनी पर बादल छाए हुए हो तो चांद तक नहीं देख सकते, पूरी अंधेरा छाए जाते हैं। तो रोशन है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक वीडियो एडिटिंग ही है। ओके, अगली तरफ बात करती हूँ। पॉइंट नंबर 17, अल्मास जैकब जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हिस्ट्री चैनल या फिर कई सारे साइंटिफिक रिसर्चेबल चैनल से ये दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ आसमान से कैसे ब्लूप्रिंट दिख रही है, ताकि हमें लगता है कि ये एलियन क्या अटैक्स है। वो दरअसल अमेरिका की मिलिट्री स्पेस एक्सपेरिमेंट जो सीक्रेटली हो रहा है, तो कुछ हिस्से हम पब्लिक दिखा सकते हैं, वही दिखाया जाता है। और यूएस मिलिट्री जो है वो अमेरिका की डिफेंस के लिए ही है। अगर यूएस मिलिट्री ना होते तो अब तक अमेरिका मिट चुका होता। हाँ, तब तो हमें दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी किसी दूसरे मुल्क को देखने को मिलता। पॉइंट नंबर 18, यहाँ पे अल्मास जैकब का ये कहना है कि आजकल लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आसमान से जो आए हैं वो एलियंस है, जो दरअसल एक गिरी हुई फरिश्ते हैं, फॉलन डेमन्स है भाई। फॉलन डेमन्स भाई, यहाँ पे हजारों लोग आते हैं भाई। आजकल यूट्यूब में हजारों लोग आते हैं। एक इंसान की रिलीजन दूसरे इंसान से मैच ही नहीं करते हैं। तासी नेशन की रिलीजन और कैरी मिनाती की रिलीजन में कोई मैच नहीं है। यहाँ पे किसी भी रिलीजन के लोग यूट्यूब में आ सकते हैं।
तो रिलीजन के बात वाली बात ना करें। वैसे भी पक्का पुख्ता सबूत तो है नहीं, लेकिन आप अगर बांग्लादेश की मायाजाल को देखने की कोशिश कर रहे हो तो ओके, आप अगर मायाजाल देखने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे आप अगर बांग्लादेशी हो तो शायद मायाजाल चैनल दिखा होगा। वहाँ पे दो अजीब खाई के बारे में बात की जा रही है जिनके सेंटर सीधे ग्लोब मिडिल पॉइंट पे आके अटक जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ये एलियन के ये साइंटिफिकली ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एलियन रिसर्च हो, यहाँ पे कई सारों वर्षों की रिसर्चों की भरपाई हो। और ऐसा भी हो सकता है कि और ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे रिसर्च होते ही हैं यहाँ पे डिमोन वाली कोई बात तो है नहीं। उसके बाद आलमा जैकब जो वीडियो दिखाया है, ऑडियो को साइड में रखकर हम वीडियो पे फोकस करें तो वहाँ पे अवतार दिखाया जाता है जिसको एलियन की तरफ बताया जाता है। तो अवतार जो है वो कोई एलियन ही नहीं है, वो हमारी तरह इंसान है, किसी दूसरे ऐसे दुनिया की ऐसे कोने में रहते हैं जिसके कोने के बारे में हमने अब तक कोई रिसर्च ही ना की हो, या फिर हमारी मिलिट्री की सीक्रेट सेफ जोन में है। पॉइंट नंबर 20, पॉइंट नंबर 20। तो आलमा जैकब का कहना है कि दुनिया में एक ही एलियन आएगा और वो है यीशु मसीह। तो मेरे भाई, यीशु मसीह कोई एलियन नहीं, वो पहली बार जब आए थे तो इंसान की तरह ही आए हैं। जब भी आएंगे इंसान की तरह ही तो आएंगे, है ना? वो तो कोई एलियन होगा नहीं। और जीसस क्राइस्ट खुदा के आज से 1980 साल पहले, सॉरी हाँ, आज से 1990 साल पहले यीशु मसीह का रिसरेक्शन हुआ था और वो खुदा की जन्नत की तरफ निकल पड़े। तो हो सकता है कि जीसस क्राइस्ट जो है अभी भी दूसरी गैलेक्सी हो, क्योंकि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी का जो डिस्टेंस है वो 5000 लाइट ईयर्स, यानी कि रोशनी के रफ्तार में भी जाए तो भी 5000 साल लगेंगे। तो यीशु मसीह तो यहाँ पे हमारे सामने जो दुनिया यूनिवर्स दिखाने की कोशिश की जा रही है, उनकी वॉल्यूम है 62.2 इन 9 क्यूबिक माइल्स, जबकि 62.2 इन 9 क्यूबिक माइल्स जो है वो सिर्फ धरती की ही वॉल्यूम है, वो ही पूरी दुनिया नहीं है। दुनिया में दूसरा गैलेक्सी भी है, दूसरा प्लैनेट भी है, और यही इकलौते यूनिवर्स नहीं है
दुनिया में लाखों यूनिवर्स मौजूद हैं। कौन से यूनिवर्स में क्या होंगे तो हमें शायद नहीं ना पता हो। आप यहाँ पे 21 नंबर पे जाती हूँ। पॉइंट नंबर 21, explanation of Revelation 19:12 of the Holy Bible। तो होली बाइबल यहाँ पे आल्मा जैकब, आप रिलीजन पे बता दो। मुकाशफा बाइबल की 19 नंबर सूरा 12 नंबर आयत में ये लिखा है कि मैं आसमान से उड़ने वाले घोड़े पे चढ़ के जन्नत है हाथ में तलवार लेके आने वाला फरिश्ता को देख रहा हूँ। तो आजकल जो है वो तलवार का जमाना जो है वो 12 सदियों में खत्म हो गई है। आज का जो जमाना है उसका राइफल्स एसएल राइफल टाबोटार 21 मिलेगा, एमटार 21 मिलेगा और स्नाइपर राइफल के हिसाब से AWI राइफल मिलेगा जो इंग्लैंड की बेस्ट स्नाइपर राइफल्स। और बम की बात करें तो न्यूक्लियर बम मिलेगा। आप 6 अगस्त और 9 अगस्त में न्यूक्लियर बम एक्सप्लोर को के बारे में आपको पता होगा ही। हाँ, तो आपने खुद के पाकिस्तान भी 160 न्यूक्लियर वेपन से भरे पड़े हैं। और वाहन की बात करें रॉकेट वह फाइटर जेट प्लेन है। हाल ही में भारत राफेल जेट प्लेन खरीदी है जो कि एक फाइटर जेट प्लेन है और अमेरिका के पास ऑलरेडी जेट प्लेन का मौजूद है। और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने की जो कामयाब कोशिश है वो जो नेवी सील ने की है, तो अमेरिका से पाकिस्तान तक किस वाहन में पहुंचा है? हेलीकॉप्टर में है। यहाँ पे फाइटर हेलीकॉप्टर फाइटर जेट प्लेन नाम के वाहन मौजूद है। और ये हमारी उड़ने वाली यूनिकॉर्न और हाथों की तलवार की बात कर रहे हैं। तो आज के ये जो आयत मैंने बता दी, आज के जमाने में उसका मतलब बताओ बस। ओके, अब मैं बात करूंगी आखिरी पॉइंट में, पॉइंट नंबर 22। आल्मा जैकब का कहना है कि एंटरटेनमेंट के जरिए तो हमें गलत चीज़ सिखाया जा रहा है, गलत तालीम दिए सिखाया जा रहे हैं ताकि हम बुरे इंसान बन सकें। तो एंटरटेनमेंट के जरिए हमें सही चीज़ भी सिखाया जा सकता है। एंटरटेनमेंट के जरिए हम ऐसे मूवी पेश कर सकते हैं जहाँ दिखने में हमें दिलचस्पी हो और वहाँ पे हमें नॉलेज हो। परमाणु में बॉलीवुड की जो परमाणु मूवी है जिसके लीड रोल में जॉन अब्राहम है, तो वहाँ पे एग्जैक्ट स्टोरी रियल नहीं है।
लेकिन वहाँ पे जो स्टोरी है वो हमें ये अनुमान करके बनाया जा था कि असली दुनिया वक्त में एपीजे अब्दुल कलाम जो मिलिट्री न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट काम सक्सेसफुल हुए थे, किस ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ा था। हाँ, सो एंटरटेनमेंट का हमेशा मिसलीड करना नहीं, कभी कभी हमें पॉजिटिविटी दिखाने की जरिया बन सकता है हमारा ये एंटरटेनमेंट मीडिया। उम्मीद है मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि हमारा मीडिया कैसे काम करते हैं। अल्मास जैकब प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट के बारे में कहाँ गलत है। तो आप चाहे तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अभी मैं सोने जा रही हूँ और अब मैं एंडिंग लगाऊंगी और अगली वीडियो के तक आने तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुमसे प्यार में बल्ला, तुम मेरा दिलदार है बल्ला। तारे झूमे, चंदा झूमे, आज हमारे साथ रे।